शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला एडिटोरियल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सी जगह में मिसयूज़ हो सकता है, इसीलिए इसके यूज़ को कैसे करके हम रेगुलेट कर सकते हैं और लोगों को, अपनी पब्लिक को सरकार सेफ करके रख सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीनों में या फिर कंप्यूटरों में हम इंसानी दिमाग, इंसानी कौशल को विकसित करने की कोशिश करते हैं। हम मशीनों को ऐसा बनाते हैं कि वो भी इंसानों की तरह काम करने लग जाएं, वो भी इंसानों की तरह सोचने समझने लग जाएं। ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर को हम योग्य बना रहे हैं, ठीक इंसानों के जैसे। रोबोट को योग्य बना रहे हैं, ठीक इंसानों के जैसे। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को या फिर रोबोट को कंट्रोल्ड करते हैं बाय कंप्यूटर, कि आप जो है कुछ ऐसा काम करिए या फिर उससे कहीं अधिक करिए जैसा कि इंसान कर सकते हैं। और इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट। इसके साथ ही साथ में इंटेलिजेंस के साथ साथ में विवेक की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम बोलते हैं कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तब जाकर कि ये चीज़ संभव हो सकती है। हालांकि देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इतना भी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ टास्क नहीं कर सकता जितना कि इंसान कर सकता है। हालांकि कुछ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इंसान लोग वैसे काम कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मशीन लर्निंग शब्द यूज़ होता है, शॉर्टकट में जिसको एमएल बोलते हैं। कुछ कुछ डीप लर्निंग भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो है कि इसके माध्यम से किसी भी चीज़ को हम रैशनलाइज करते हैं, एक अंदाजन उसका अनुमान लगाया जाता है, साइज का अनुमान लगाया जाता है। इसके साथ साथ में दूसरा चीज़ रहता है कि आपको एक्शन लेना। सबसे पहले तो अनुमान लगाना और दूसरा रहता है एक्शन लेना। इसी के माध्यम से किसी भी गोल को हम हासिल कर सकते हैं। वहीं यदि हम देखें सबसेट की, तो आर्टिफिशियल का एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग। इसके बाद कहीं कहीं पर हमको डीप लर्निंग के बारे में भी देखने को मिलेगा। तो डीप लर्निंग एक प्रकार से टेक्निक है, तकनीक है, जिससे ऑटोमेटिक लर्निंग संभव हो पाती है। इसके अंतर्गत में कुछ जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा रहता है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, उसको एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करी जाती है, लर्निंग करने की कोशिश करी जाती है ऑटोमेटिकली। अब हम चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। यदि हमें लिखने के लिए आता है तो पार्टिकुलरली ये सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है कॉपीराइट से रिलेटेड। इसका मतलब ये हो गया है कि जैसे कि मैंने कहीं पर कोई एप्लीकेशन विकसित किया है, कहीं पर कोई मशीन बनाया है, ठीक है, और उसमें मैं ये सोचूं कि मेरी जो मशीन काम कर रही है उसके लिए मुझे कॉपीराइट अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि ये संभव नहीं है। कॉपीराइट केवल तभी दिया जाता है जबकि आप इंसान लोग किसी विशेष प्रकार के कौशल का प्रदर्शन करते हैं, कोई ऐसी चीज़ खोज करके निकालते हैं जिसको अभी तक किसी ने खोजा नहीं है, ठीक है। और आपके कौशल को, आपके ज्ञान को
सम्मानित करने के लिए आपको ये अधिकार दे दिया जाता है कि अब ये चीज़ आप ही बनाएंगे, ये साबुन आप ही बनाएंगे, ये कंपनी का बैट आप ही बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। ठीक यहीं पर इसी प्रकार के मुद्दों की चर्चा करी जाती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है, ठीक है, देयर इज़ ए नीड टू बी ए कॉशंस अप्रोच इन एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग आईपी प्रोटेक्शन टू वर्क जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम जो भी काम कर पाए हैं, ठीक है, तो इसमें हमें एक प्रकार से प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, इस कार्य को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कुछ कुछ टर्म यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स। ये सारी जो चीज़ें हैं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल करी गई हैं। मशीन लर्निंग के माध्यम से हम कुछ कुछ सिंपल डाटा यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर को हम ट्रेनिंग देते हैं, टू ट्रेन कंप्यूटर प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज पैटर्न बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पर आधारित कुछ पैटर्न की को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर को सिखाते हैं मशीन लर्निंग के माध्यम से। न्यूरल नेटवर्क यदि हम बात करें, कंप्यूटर सिस्टम्स डिज़ाइन टू इमिटेट द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ठीक, जैसे इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, इसी प्रकार की चीज़ों को कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। हाल फिलहाल में देखा जाए, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पूरी दुनिया सतर्क हो गई है और सब देश अपनी अपनी तरीके से इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की पूरी देश दुनिया में डिमांड उठ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 30 अक्टूबर को, और इसका टाइटल रखा गया था सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, लेकिन वो सेफ़ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। इस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में एक ऑर्डर इश्यू किया गया है। कुल मिलाकर के अब ये पता चलता है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी अपनी मानसिकता को चेंज कर रहे हैं। यदि हम इम्प्लीमेंटेशन करें, यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें बिना किसी नेसेसरी सेफगार्ड के, ठीक है, तो आने वाले समय में जो ह्यूमैनिटी है वो इससे प्रभावित होने वाली है, इसके दुष्परिणामों से होकर के वो गुजरेगी। इसके साथ साथ में चेंजेस इन रेगुलेटरी अप्रोच आर वेलकम डेवलपमेंट। यदि हम जो है रेगुलेटरी अप्रोच लेकर के आते हैं, तो ये वेलकम डेवलपमेंट वाला हो सकता है। इसके बाद कुछ चिंताएं यहाँ पर चालू होती हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, इसका यहाँ पर एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण हमको दिया गया है। इन एग्जाम्पल का यूज़ हम कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। वन ऑफ द मैनी एरियाज वेयर इन AI हैज़ राइज्ड टफ क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं। ऑनरशिप को लेकर के, इसके साथ साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जनरेटिव AI टूल्स जैसे कि चैट GPT का आपने नाम सुना होगा, मिड जर्नी का आपने नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसे प्लेटफार्म बनाए गए हैं, ऐसे ऐप बनाए गए हैं जिसके माध्यम से लोगों को बहुत सारे क्रिएटिव स्किल प्रोवाइड करे जा रहे हैं। टू प्रोड्यूस रीजनेबली ब्यूटीफुल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ ए कपल ऑफ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, देयर यूज हैज़ राइज्ड ए नंबर ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप एक प्लेटफार्म में गए हैं और यहाँ पर जाकर के आप अपनी पूरी की पूरी समस्या का हल पा ले रहे हैं, और वहीं इस चीज़ को यदि कहीं बाहर से आपको प्राप्त करना होता तो आप
किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के पास में जाते तब जा कर के आपको उसका आंसर मिल पाता या फिर उससे आपको हल मिल पाता। लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको फ्री में मिल जा रही हैं, और वहीं जो टीचर है या फिर जो अन्य व्यक्ति है, इंस्ट्रक्टर है, जो भी है, वो वहाँ पर पैसे लेकर के आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है और यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है। जिसने इस प्रकार का ज्ञान परोसा है या फिर यदि उसने कहीं कहीं पर उसने कोई रिसर्च किया है, तो वो वाली रिसर्च आपको आसानी से यहाँ पर मिल जा रही है, तो उसके जो राइट्स हैं उसका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, उसके अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जिसमें बोला जाता है कि इस प्रकार से आप जो है कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट है, इमेज है, एंड इनको आप ट्रेनिंग डाटा के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इससे आप मिलियंस ऑफ ऑथर एंड आर्टिस्ट ऑन द इंटरनेट के कॉपीराइट का, उनके निजता का आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, उनकी प्राइवेसी का कुल मिलाकर के यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। एक कंसर्न यहाँ पर ये उठता है। अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक रिसेंट डिसीजन लिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, स्टेफन थालेर वर्सेस शीरा परलमुटर। ये जो जजमेंट है काफ़ी रिमार्केबल माना जाता है, क्योंकि इसने प्रोवाइड किया है कुछ ध्यान, कुछ ज्ञान कि क्या कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है इन वर्क ऑटोनोमसली क्रिएटेड बाय एआई। एआई ने कोई काम किया है तो क्या वहाँ पर कॉपीराइट लागू होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर ये डिसीजन आया था। इस केस में बोला जा रहा है, मिस्टर थालेर की बात करें जिन्होंने एक एआई सिस्टम बनाया था, इसका नाम है क्रिएटिविटी मशीन, विच ही क्लेम्ड हैड ऑटोनोमसली क्रिएटेड ए पीस ऑफ विजुअल आर्ट। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मैं विजुअल आर्ट को बना पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कॉपीराइट मिलना चाहिए। यदि हम उसके एप्लीकेशन की बात करें, उसने बोला था कि मुझे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए यूएस कॉपीराइट ऑफिस में क्रिएटिविटी मशीन के लिए। इसको मेंशन किया गया था एज ऑथर ऑफ द वर्क, और इस काम को करने वाला कौन है? क्रिएटिविटी मशीन है। इसके साथ साथ में मिस्टर थालेर ने ये भी ऐड किया था कि ये जो कॉपीराइट वर्क है, यदि मैं काम किया हूँ, मेरी मशीन काम करी है, तो इसके लिए मुझे कॉपीराइट मिलना चाहिए। पहले मशीन को दो और इसके बाद वो अधिकार मुझे ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका के कॉपीराइट ऑफिस ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर लैक्ड ह्यूमन ऑथरशिप है, करने वाला जो व्यक्ति है वो मशीन है, इंसान नहीं है, इसलिए हम जो है आपको कॉपीराइट नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस प्रकार का जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि कोई काम जो है ऑटोनोमसली जनरेटेड किया गया है एआई सिस्टम के द्वारा, क्या ये कॉपीराइटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी तौर पर जो लीगल क्वेश्चन आया था कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या कोई ऑटोनोमसली जनरेटेड वर्क है, एआई सिस्टम के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसको कॉपीराइट बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया चाहिए। इन्होंने बहुत सारे रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का अध्ययन किया, केस लॉस का अध्ययन किया, थ्योरेटिकली जस्टिफिकेशन दिया गया था प्रोटेक्शन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए। लास्ट में कोर्ट ने कंक्लूडेड किया था कि ह्यूमन क्रिएटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो कोई काम यदि मशीन कर दे रही है तो वहाँ पर काहे का कॉपीराइट आपको मिलेगा। आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन गाइडेंस, वर्क्स कॉन्टेनिंग मटेरियल जनरेटेड बाय एआई। तो ये एक पेपर है, रिलीज़ किया गया है। इसको रिलीज़ किया गया था मार्च 2023 में।
तो कॉपीराइट ऑफिस ने कैटेगरीली ये बोला था कि कॉपीराइट कैन प्रोटेक्ट ओनली मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। 2023 में एक रिपोर्ट आई है, एक पेपर प्रकाशित किया गया है, उसमें भी यही बोला गया है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपके काम को हम प्रोटेक्ट करें, तो वो तभी हो पाएगा ना जब वो काम आपने किया हो। मशीन कोई काम करेगी तो आपके अधिकारों को हम कैसे करके प्रोटेक्ट करेंगे? अब हम इंडिया के केसेस में यदि बात करें, 2020 में इंडियन कॉपीराइट ऑफिस रजिस्टर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट जिसका नाम रखा गया था सूर्यास्त। इसमें एआई सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप। ठीक है, इसको इसको लिस्टेड किया गया था एज ए को ऑथर के तौर पर। एआई सिस्टम का नाम है राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप, इसको को ऑथर के रूप में माना गया है। कॉपीराइट ऑफिस ने प्रीवियसली तौर पर देखा जाए रिजेक्ट कर दिया था एप्लीकेशन को in which the same had been listed as sole author, जिसमें किसी किसी चीज़ को बोला गया था कि नहीं ये सोल ऑथर है, ये अकेला ही यही करने वाला है, इसको हम कॉपीराइट दे देते हैं। लेकिन बाद में देखा जाए इस चीज़ को रिजेक्ट करी जाती है। हालांकि यदि देखा जाए ना तो इंडिया में 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट चल रहा है अभी तक उतना ज़्यादा यहाँ पर हमको बदलाव देखने को नहीं मिला है। कॉपीराइट ऑफिस ने इग्नोर किया है ह्यूमन ऑथरशिप रिक्वायरमेंट को कि इंडियन कॉपीराइट लॉ में इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप जो है रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहे हैं एआई सिस्टम को एज ए को ऑथर के तौर पर। जब ये जो मैटर है काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था, इसके बाद ऑफिस ने एक नोटिस सेंड किया था टू द ह्यूमन को ऑथर इन एप्लीकेशन डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंट टू विथड्रॉ द रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जब विवाद खड़ा हो गया तो ऑफिस की तरफ से एक लेटर भेजा गया, बोला गया कि नहीं आप जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको विथड्रॉ करिए। लेकिन बोला जा रहा है यदि हम अभी हाल फिलहाल में इंडियन कॉपीराइट ऑफिस की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ से सजेशन आते हैं कि नहीं अभी भी जो है कुछ कुछ कंसर्न हैं इन सब बातों को लेकर के। आगे इंडियन की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। रिव्यू ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम इन इंडिया, जुलाई 2021 की हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है यदि हम इसको रिव्यू करते हैं, करेंट सिनारियों को रिव्यू करते हैं। ठीक है कि 161वें नंबर की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ऑन कॉमर्स, इसका टाइटल रखा गया था रिव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम इन इंडिया जुलाई 2021। ये रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी। इसने कुछ सजेशन दिया था कि हमें जो है कॉपीराइट एक्ट 1957 को रिव्यू करने की ज़रूरत है। 1970 का जो पेटेंट एक्ट बना है उसमें भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। इसमें आप जो है हाल फिलहाल में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि एआई एंड एआई रिलेटेड इनोवेशन हैं, इन्वेंशन हैं, इन सब को हमें जो है इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। एक केयरफुल रीडिंग की यदि हम बात करें, यदि आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ सजेशन दिए हैं, इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं जिसमें रिलैक्स किया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिंग कॉपीराइट एंड पेटेंट को। पेटेंट और कॉपीराइट से रिलेटेड शायद यहाँ पर कुछ ढील ढाल दी जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से जो रिकमेंडेशन दिया गया है ये रिकमेंडेशन आईपी रिलेटेड चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। एआई इनोवेशन इकोसिस्टम की जो ज़रूरत है उसको ये चीज़ नहीं समझ पाएगी। आईपी राइट्स की हम बात करें
तो आईपी राइट्स के माध्यम से आप मोनोपोली प्रोटेक्शन दे देते हैं। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने किसानों के खेतों में कीटनाशक के लिए कोई दवाई इजाद कर ली है, आप ये बोल रहे हैं कि किसानों के खेतों में जो पराली रहती है उसको ना जलाया जाए, डंठल को वहीं के वहीं खेतों में गलाने के लिए यदि आपने कोई ऐसी मेडिसिन विकसित कर ली है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको फिर सरकार मोनोपोली प्रोटेक्शन दे देती है कि ये चीज़ केवल आप ही बना सकते हैं, कोई और बनाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना रहेगा। इस प्रकार से आपको जो है आईपी प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार की मोनोपोली जो राइट रहते हैं ये एक्सटेंसिव तरीके से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, वी नीड टू बी कॉशन अबाउट एक्सटेंडिंग इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे एग्जिस्टिंग आईपी प्रोटेक्शन टू एआई जनरेटेड वर्क। लेकिन यदि आप एआई जनरेटेड वर्क से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है ये पार्टिकुलरली एमटीपी एक्ट से रिलेटेड है। एमटीपी एक्ट के माध्यम से सरकार के द्वारा गर्भवती महिला को अधिकार दिया जाता है कि आपका यदि गर्भ इतने महीने का है, इतने हफ्ते का है, तो आप गर्भपात करा सकते हैं। गर्भपात के लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए महिलाओं को आज के टाइम में गर्भपात का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर जो लोग हैं पुरानी सोच वाले हैं। अभी भी जो है ऐसा है कि कोई भी फैमिली एक लड़का और एक लड़की चाहती है, कोई भी नहीं चाहता है कि दो लड़के ही लड़के हो जाएं, दो लड़की लड़की हो जाएं। लेकिन सरकार ने गर्भपात को एक अपराध घोषित किया है। इसका एक रीज़न है कि हमारे देश में पहले लड़कियों की बहुत हत्या करी गई है, एबॉर्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। पार्टिकुलरली जैसे ही पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो एबॉर्शन करा लिया जाता है। हमारे देश में इससे क्या है ना, जो लिंगानुपात है, पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, ये वाला जो अनुपात है ना वो कम हो गया है। इसी को मेंटेन करने के लिए सरकार नियम कानून लेकर के आई थी कि नहीं, एबॉर्शन यदि आप करा रहे हैं तो उसके लिए ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन ऐसी बन रही है तो आपको अधिकार है, और नहीं तो आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एमटीपी एक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है और एबॉर्शन से रिलेटेड जो अधिकार हैं वो न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में 24 वीक के गर्भ को 24 वीक की गर्भवती एक महिला थी, उसको बोला है कि आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था उसने बोला है कि बच्चा ठीक ठाक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हो सकता है डिलीवरी के टाइम में माँ की डेथ हो जाए, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो आप फिर कैसे बोल सकते हैं कि मुझे गर्भपात कराना, और यदि आपको कराना ही था तो फिर आप इतना आगे बढ़े क्यों, आपको तो पहले ही पता चल गया रहा होगा। ऐसे आर्गुमेंट जो है दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा था कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, सांसें चलने लगी, हम कैसे करके उसकी सांस को बंद करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। बच्चे की भी तो कुछ अधिकार है कि उसने इस दुनिया में एंटर कर लिया है। अब महिला कह रही है कि मेरे ऑलरेडी से 2 बच्चे हैं और मैं तीसरे बच्चे का बर्डन नहीं सह पाऊंगी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है यदि आप नहीं सह सकते हो तो हम आपकी डिलीवरी भी करवाएंगे फ्री में, और उस बच्चे को केंद्र सरकार गोद लेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। एमटीपी एक्ट 1971 चलता था। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 2021 में इसमें संशोधन किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर यदि हो जाता है, गर्भ निरोधक जो उपाय अपनाए गए हैं वो यदि फेल हो जाते हैं तो आप इस मामले में गर्भपात करा सकते हैं। ये अधिकार किसको दिया गया है? मैरिड वुमेन को दिया गया है। लेकिन 2021 का कानून कहता है कि अनमैरिड वुमेन को भी इसमें कवर किया जाएगा। गेस्टेटेशनल एज लिमिट की बात करें, 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशन, 20 वीक का टाइम पीरियड दिया गया था, और यहाँ पर 24 वीक का टाइम पीरियड दिया गया है रेप सर्वाइवर के लिए।
एंड बियॉन्ड 24 वीक फॉर सब्सटेंशियल फैटल एबनॉर्मेलिटी। बच्चे को कोई यदि दिक्कत हो सकती है तो 24 वीक का भी जो बच्चा है उसका भी यहाँ पर गर्भपात हो सकता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें तो 1 RMP टिल 12 वीक, 12 वीक तक के बच्चे को गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह चलेगी। और लेकिन इसको बढ़ा करके 2021 का कानून कहता है कि 20 हफ्ते तक यदि आपको गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर लिख के दे देगा तो चलेगा। और यदि आपको 20 वीक का कराना है तो इसके लिए कम से भी कम 2 डॉक्टर, ठीक है, 2 RMPs की ज़रूरत पड़ने वाली है। RMP किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन। मेडिकल प्रैक्टिशनर की एक की ज़रूरत पड़ेगी 12 वीक के लिए, 2 की ज़रूरत पड़ेगी 20 वीक के लिए। इसको बढ़ा कर के छूट दे दी गई है, 2 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है यदि 20 से 24 वीक का गर्भ हो गया है, उसका गर्भपात कराना है तो। एंड यदि आप 24 वीक से भी ज़्यादा बच्चा हो गया है और उसका गर्भपात कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं यदि आप बात करें वुमेंस की कॉन्फिडेंशियलिटी, यदि कानून का उल्लंघन होता है तो 1000 रुपये तक का फ़ाइन है। इसमें फ़ाइन के साथ साथ में 1 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पर जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट में देखा जाए बच्चे के अधिकारों को माँ के अधिकारों से ऊपर रखा गया है, इसलिए उस लेडीज़ को मना कर दिया गया है कि आप जो है गर्भपात नहीं करा सकती हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए क्या कुछ आपने क्वेश्चन को माइंड में करा था, ठीक है, जैसे कि आप उस बच्चे को अधिकार दे रहे हैं तो उस बच्चे के क्या अधिकार हो सकते हैं? वो बच्चा तो सीधे सीधे माँ से जुड़ा हुआ है। यदि माँ को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। यदि माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आने वाले टाइम में बच्चे के ऊपर उसका असर ज़रूर पड़ता है। अब सरकार तो ये कहती है कि स्वतंत्र रूप से आप जो है गर्भधारण कर सकती हैं, बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो जब आप प्रजनन का विकल्प चुनने के लिए उनको अधिकार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान ने दिया है, तो न्यायालय को MTP अधिनियम के दायरे से बाहर जा कर के अपना निर्णय दे देना था, उसको अलाउ कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो अब तक की यहाँ पर कहानी बताई जाती है कि वो कौन महिला, उसका नाम तो नहीं बताया गया है, उसकी पूरी की पूरी कहानी बताई जाती है कि क्या क्या है, क्या क्या उसने केस दर्ज करी है, कि वो क्या चाहती थी। उनका कहना है कि देखिए जब 20 हफ्ते का हो गया था ना प्रेगनेंसी, तब जा कर के मेरे को पता चला था। एज शी हैड लैक्टेशनल एमेनोरिया, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग हैव एमेनोरिया दैट इज नॉट मैच्योरेटिंग। एक ऐसी कंडीशन में चली गई थी महिला कि उसका मासिक धर्म नहीं आ रहा था, तो उसको लगा कि हो सकता है मैं कोई वो छोटी मोटी बीमारी होगी, इसकी वजह से मासिक धर्म नहीं आ रहा है। और प्रेगनेंसी के टाइम में भी ऐसा होता है कि जो पीरियड्स है वो आना बंद हो जाते हैं। लेकिन जब उसने सोनोग्राफी कराई तब उसको पता चला कि नहीं, वो रियल में प्रेग्नेंट हो गई है। कंडीशन ऐसी आ गई थी, इसलिए उसका जो गर्भ है ना वो ज़्यादा टाइम का हो गया था। अब जब वो 24 वीक का हो जाता है तब जा कर के उसको पता चलता है। अब वो जाती है इधर उधर इधर उधर कि मुझे गर्भपात कराना है और उसको अनुमति नहीं मिलती है। मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। महिला की तरफ से 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि मैं अभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, मेरी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक ठाक नहीं है कि मैं एक और बच्चे को अभी कैरी कर सकूं। सेकंड नंबर का आर्गुमेंट उसके द्वारा दिया जाता है कि देखिए मेरा जो पति है ना वो एकमात्र कमाने वाला है, ठीक है, और हम जो है अब बच्चे की केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इतना 2 बच्चे तो हो ही चुके हैं, अब तीसरा बच्चे का खर्चा हम कैसे करके उठाएंगे।
हालांकि देखा जाए बीवी नागरत्ना की तरफ से जो है महिला को सपोर्ट किया गया था। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा था कि गर्भावस्था को जारी रखने की अनुमति देने से याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। आप ये बोलेंगे कि नहीं, अभी जो है आपको इसको नहीं गिरा सकती, बच्चे को नहीं गिरा सकती, तो जाहिर सी बात है महिला के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसा बीवी नागरत्ना का कहना है। देखिए यहाँ पर लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब मेडिकल बोर्ड कहता है कि बच्चा तो अच्छा है, बच्चे को कोई अबनॉर्मलिटीज़ नहीं है और ना ही इससे महिला को कुछ खतरा है। दिक्कत यहीं पर आ जाती है और इसलिए कहते हैं कि अब आप जो है एबॉर्शन नहीं करा सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है तो इस जजमेंट से और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आने वाले टाइम में महिलाओं को प्रभावित कर सकती हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें, ये रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है महिला के अधिकारों को। ठीक है, कि आप जो है प्रेगनेंसी, आप जो है undergo termination of pregnancy if her mental or physical health is at stake। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं यदि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उस समय प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, इसको ध्यान में नहीं रखा गया है। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, महिला जिसका कहते हैं कि बॉडी के ऊपर अधिकार है और वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर शी वांट टू अंडरगो एन एबॉर्शन, लेकिन वो ये निर्धारित नहीं कर पा रही है कि क्या एबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ निर्धारित कर रही है सरकार या फिर कानून। इसके बाद सीधे न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में चलें तो पहली न्यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड देखने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में चुनावी चंदा भी बोलते हैं, तो एक प्रकार से चंदा की उगाही ही है, लेकिन ये जो चंदा है कानूनी तौर पर मान्य है। चंदा इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, दो बड़ी बड़ी पार्टियों की हम बात करते हैं, एक कांग्रेस की बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं बीजेपी की। ठीक है, अब बीजेपी चाहती है कि मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा सा लोगों से मदद हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छे से मैं खर्चा करूँगा, खूब लुटाऊँगा, खूब पैसा खर्चा करूँगा और मैं चुनाव जीतूँगा। इसीलिए सरकार चुनावी बॉन्ड स्कीम लेकर के आई थी। उसने लोगों को बोला कि आओ आप मुझे दान करो, आप मुझे दान करोगे तो दूसरे हाथ से मैं आपके लिए काम करूँगा। कुल मिलाकर के यही तो मतलब हो गया इसका। तो चुनावी बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को मनी का सपोर्ट करते हैं बॉन्ड के रूप में। इसके लिए हमें क्या काम करना है, इसके लिए हमें एसबीआई जाना पड़ेगा। ठीक है, हम एसबीआई जा रहे हैं, एसबीआई जा कर के हम एसबीआई को पैसा देंगे और एसबीआई हमको बॉन्ड देगा। जैसे कि आपने 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा तो आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा एसबीआई को। अब यहाँ पर जो एसबीआई है वो सरकारी बैंक है और बीजेपी को मालूम है कि मुझे 10 लाख 10 करोड़ या जितना भी पैसा दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, ये बात केंद्र सरकार को पता है, बीजेपी को पता है, लेकिन अपोजिशन वाली पार्टी को नहीं पता है। और जिस दिन पता चल जाएगा तो वो तो उसके ऊपर आरोप लगाने लग जाएगी कि अडानी ने 100 रुपया दिया है इसलिए अडानी के हिसाब से आप काम कर रहे हो। शायद यही चीज़, इसी चीज़ से बचने के लिए सरकार ने ये फंक्शन लेकर के आई थी कि हमें पता चलेगा, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। एक तो जो चुनाव बॉन्ड खरीद रहा है उसको मालूम है कि मैं किसको दे रहा हूँ, और ये भी बीजेपी को भी मालूम है, केंद्र में जो सरकार बैठी उसको मालूम है, लेकिन अपोजिशन पार्टी को और बाकी हम तुम जैसे लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए इस केस की सुनवाई चल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आ सकता है।
ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हुई थी 2017 में, ठीक है, फाइनेंस बिल के तौर पर, एंड इसको हमने इम्प्लीमेंट किए थे 2018 में। इसके माध्यम से हम डोनेशन देते हैं किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है, जो कि डोनर की एनोनिमिटी को मेंटेन करने का काम करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है कि भाई आप जो है बॉन्ड इशू करेंगे 1,000 के, 10,000 के, 1,00,000, 10,00,000 एंड 1 करोड़ मैक्सिमम है। ये जो पैसा रहता है ये इंटरेस्ट फ्री रहता है। कैसा है? इंटरेस्ट फ्री है, इस पर आपको ब्याज वगैरह से मुक्ति रहती है। दूसरे नंबर की बात यह है टैक्स से भी आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन काले धन का ये एक साधन हो सकता है कि कोई बड़ा नेता है वो अपनी फैमिली वालों को ही बोल दे रहा है, अपना ही पैसा उनको दे दे रहा है और बोल रहा है कि लो मुझे चुनावी चंदा के रूप में दान कर देना, और यहाँ से वो अपने टैक्स की बचत कर ले। ऐसा भी आने वाले कुछ एग्जाम्पल में हो सकता है। वहीं यदि हम चंदे की बात करें तो आप इंडिविजुअली दे सकते हैं, जॉइंटली दे सकते हैं अदर इंडिविजुअल के साथ में, और इसकी वैलिडिटी 15 दिन की रहती है। 15 दिन के भीतर में किसी भी नेता को जा कर के उसको भुनाना पड़ेगा, तब जा कर के, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है। ऑथराइज्ड यूज़र की बात करें तो ऑथोरिटी किसको बनाए हमने? एसबीआई को बनाए हैं। ऑथराइज्ड यूज़र है, इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू किया जाता है डेजिग्नेटेड एसबीआई की ब्रांचेस में। पार्टी के लिए भी कुछ योग्यताएं होना चाहिए। ऐसी पार्टी जिनका रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए एक्ट 1951, इसके साथ साथ में कम से भी कम आपको 1% वोट हासिल करना पड़ेगा चुनाव में, लास्ट जनरल इलेक्शन में, टू द हाउस ऑफ पीपुल और द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में 1% वोट आपका आना चाहिए, या फिर विधानसभा में 1% वोट आना चाहिए, तभी आपको चंदा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर बड़ी बड़ी पार्टियों को ही इसका फ़ायदा मिल पाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो यूपीएससी की तरफ से न्यूज़ आई है। इसमें बोला गया है कि जो स्टेट पुलिस के चीफ होते हैं ना, उसका जो अपॉइंटमेंट है अब थोड़ा सा टाइट तरीके से होगा। हम यहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति की बात करने वाले हैं कि ठीक है कि डीजीपी आखिर हम किनको बनाएंगे। ओनली पुलिस ऑफिसर विथ एट लीस्ट 6 मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट। ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनको 6 महीना बचा है, 6 महीने के बाद वो लोग रिटायर हो जाएंगे, ऐसे ही पुलिस ऑफिसर को डीजीपी बनाया जाएगा। अब यूपीएससी ने ये चीज़ निर्धारित कर दी है, चाहे वो स्टेट हो, ठीक है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, सब जगह ये ही नियम कानून लागू होने वाला है यूपीएससी की तरफ से। इसके बाद एक और जो यहाँ पर चेंजेस किया गया है वो है इम्पैनलमेंट कमेटी। इम्पैनलमेंट कमेटी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? यूपीएससी ने किया है। ये जो कमेटी है वो जजमेंट नहीं करेगी, एसेस नहीं करेगी इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स को। आप जो है ऐसे लोगों को सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए, स्टेट डीजीपी की पोस्ट के लिए नहीं बैठा सकते हैं यदि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेज दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिलीव द ऑफिसर्स। यदि होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है तो यूपीएससी ने जो कमेटी बनाई है उसको, उस व्यक्ति को आप डीजीपी नहीं बना सकते हैं। सेकंड नंबर का चेंजेस ये किया गया है। जाहिर सी बात है जब वो कहीं पर बिजी है तो उस व्यक्ति को आप क्यों डीजीपी बना रहे हो? वो जहाँ कहीं काम में लगा तो उसको काम करने दीजिए। इस प्रकार का जजमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। आगे बताया जा रहा है कि देखिए इसके माध्यम से ऐसे ऑफिसर्स, ठीक है, जिन्होंने 25 साल के एक्सपीरियंस के रूप में काम किया है, इनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए डीजीपीस अगेंस्ट द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ ए मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। पहले 30 ईयर्स ऑफ सर्विस हुआ करता था,
इसके बाद इसको कम करके 25 ईयर्स ऑफ सर्विस कर दिया गया है। तो पुराना जो सिस्टम चला करता था, इसके माध्यम से ना, पुराने सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि कोई अपने मनचाहे व्यक्ति को बना दे डीजीपी। इसके अलावा जिसको 6 महीने ही बचा है, तो वो क्या है ना, एकदम निर्भय होकर काम करेगा, बोलेगा 6 महीना तो बचा है, मैं किसी का दबाव क्यों सुनूंगा। तो इसके माध्यम से कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट को डिस्करेज किया जा रहा है कि आप अपने फेवरेट ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे। कुछ कुछ बीजेपी रूल ऐसे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने चूज़ किया था टू अपॉइंट एक्टिंग डीजीपीज इन इंस्टीड ऑफ रेगुलर डीजीपी। कई कई स्टेट ऐसे हैं जो कि रेगुलर डीजीपी की जगह में काम चलाऊं एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति कर दे रहे हैं। इसके माध्यम से आप बाईपास कर दिए हैं यूपीएससी के सिलेक्टेड पैनल के रिक्वायरमेंट की। इस प्रकार के जो स्टेट हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैं, इन्होंने अपॉइंट किया था इंचार्ज डीजीपी, ना कि डीजीपी, जो कि फुल एडिशनल चार्ज के तौर पर रहते हैं। फैक्ट वाली बात यह है, उत्तर प्रदेश हैज़ नॉट हैड ए फुल टाइम डीजीपी सिंस 2022 से अभी तक फुल टाइम डीजीपी यहाँ पर गठित की नियुक्ति नहीं करी गई है। एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। म्यूजिकोलॉजिस्ट लीला ओमचेरी की डेथ हो गई है। क्लासिकल म्यूजिशियन एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट लीला ओमचेरी, जो कि ठीक है, ये रिसर्च वर्क पार्टिकुलरली इन्होंने रिसर्च किया था इंडियन क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक के ऊपर, इनकी डेथ हो गई है। एमएस ओमचेरी की बात करें, ठीक है, इन्होंने जो है कार्नेटिक म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, सोपान संगीतम एंड फोक सॉन्ग के ऊपर काफ़ी काम किया था, काफ़ी योगदान दिया था। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है मेटल। मेटल का मतलब होता है उत्साह। तो इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया था, इन्होंने इस सेक्टर में काफ़ी किया। ये बाद में रिटायरमेंट हो जाती हैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर इन्होंने 28 साल काम किया था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि इमोर्टल ऑफ इंडियन म्यूज़िक, ग्लीनिंग इंडियन म्यूज़िक एंड एलाइड आर्ट, ठीक है, 5 वॉल्यूम में ये रचना रही थी। इसके बाद अभिनय संगीतम, केरला थीली, लास्य रचनाकाल एंड लीला ओमचरियुड पथंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं एंड कुछ कुछ ट्रांसलेशन किया है इन्होंने तमिल भाषा से। शी वाज ऑनर्ड विथ पद्मश्री इन 2005। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये लेखिका नंदिनी दास से रिलेटेड है। इनको एक पुरस्कार दिया गया है, ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ 2023 का। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ किसको दिया गया है? नंदिनी दास को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार की स्थापना साल 2013 में गैर गल्प साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी, और इसे पूर्व में नाइफ अल रोडेन पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर को लेकर के ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर गल्प पुरस्कार होता है। इसमें इनाम के तौर पर आपको 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 विनर नंदिनी दास, कोर्टिंग इंडिया इनकी बुक का नाम है। तो ये बुक काफ़ी फेमस है, यदि कभी टाइम मिलेगा तो आप ज़रूर पढ़ना।